गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं दिग्विजय सिंह हाजिर हूँ बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है, जिसमें हमने स्वपोषण परपोषण के बारे में जाना था और आगे इनके जो भी और भी प्रकार थे, जैसे कि स्वपोषण में हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और परपोषण में हम लोगों ने जाना था कि इनके फर्दर जो 3 प्रकार हैं, जिसमें मृतपोषी, परपोषी और प्राणी समजीवी, ये हमने प्रकार इसके देखे थे और इसके बारे में जाना था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज हम आगे पढ़ेंगे मानव का जो पाचन तंत्र होता है। दोस्तों, यहाँ पे 2 चीजें हैं, पाचन और तंत्र। पहले इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे पाचन तंत्र क्यों कहा गया है, तंत्र क्या होता है, पाचन क्या होता है। सबसे पहले हम तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तंत्र क्या होता है दोस्तों, जब एक से अधिक अंग मिलकर एक साथ किसी पार्टिकुलर एक क्रिया को करते हैं, तो उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से हम तंत्र कह देते हैं, उसका सिस्टम कह देते हैं। और पाचन यानी कि भोजन को जो हमने अंत ग्रहण किया है, उसको हमारी कोशिकाओं द्वारा अवशोषित करने के लायक उतने सरल में तोड़ देना। पाचन दोस्तों ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता। हम जो भोजन के कणों को खाते हैं वो जटिल अवस्था में होते हैं, इनको तोड़कर और भी ज्यादा सरल बना देना, और भी ज्यादा सरल बना देना, यही पाचन कहलाता है। और इस पाचन के लिए यानी कि इस जटिल कणों को, भोजन के जटिल कणों को तोड़कर भोजन के सरल कणों में बदलने के लिए, ताकि ये हमारे अंगों के द्वारा अवशोषित किया जा सके, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए जितने भी अंग इसमें सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं हम। आप इस चित्र में देख सकते हैं, जैसे कि हमारा जो भोजन का अंतर्ग्रहण है मुख से स्टार्ट होता है, इसके बाद हम देखते हैं हमारी ग्रासनली है, अमाशय है। इसके अलावा आप देखते हैं इसमें आपका यकृत भी अहम भूमिका निभाता है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, देन आपका यहाँ पे छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ये सभी अंग सम्मिलित रूप से एक ही क्रिया को अंजाम देते हैं, पाचन को। तो इसीलिए इन सभी को सम्मिलित रूप से कह दिया जाता है पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग हैं जो पाचन के लिए कार्य करते हैं, और बहुत सारे ग्रंथियां भी हैं जो एंजाइम का स्त्राव करती है, रसों का स्त्राव करती है पाचन के लिए। जैसे अंगों में हम जान लेते हैं, सबसे पहले तो ग्रासनली ही है जो फूड पाइप है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आता है अमाशय है, जहां पे जठर ग्रंथियों का स्त्राव होता है और हमारे भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन है उनका पाचन किया जाता है। इसके अलावा छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ठीक है। तो इन सभी अंगों का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है पाचन के लिए। ग्रंथियां जो अपने अंदर से क्या करती हैं, एंजाइम्स का स्त्राव करती है, जो डायरेक्टली की ग्रंथियां वो चीज होती है जिनके पास भोजन डायरेक्टली नहीं आता है, भोजन इन अंगों में ही घूमता है, ठीक है। भोजन इन ग्रंथियों में नहीं जाता है, लेकिन ये ग्रंथियां नलिका के द्वारा अपने अंदर से एंजाइम का स्त्राव करती है इन्हीं अंगों में, और वहीं पे पाचन में मदद करती है। पाचन जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, भोजन के जटिल कणों को तोड़कर सरल में बदलने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। ग्रंथियों में हम देखते हैं कि यहाँ पे यकृत है, ठीक है, जो कि पित्त नामक रस का स्त्राव करता है, और अग्नाशय है जो कि माल्टोज और माल्टेज, सुक्रेज, ये सभी एंजाइम का स्त्राव करते हैं, जिसे हम विस्तार रूप में आगे पढ़ेंगे। तो आगे हम देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो चाहे मानव है चाहे कोई जंतु है, मुख के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो बचवा है भोजन का अंतर्ग्रहण मुख से कर रहा है, और देखिए कितना खुश है। तो भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो हमारे मुख के द्वारा ही होता है। सबसे पहले हमारे मुख के द्वारा ही हमारे भोजन का अंतर्ग्रहण यानी भोजन को अंदर लेने की हम प्रक्रिया आरंभ करते हैं। भोजन को जब हम अंतग्रहण करते हैं तो उस समय बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं हमारे दांत। दांत क्या करते हैं, हमारे भोजन को कणों को तोड़ तोड़कर
और छोटे कणों में परिवर्तित करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। दांत बेसिकली 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अगर बात किया जाए साधारण भाषा में तो चबाने वाले दांत, काटने वाले दांत, फाड़ने वाले दांत और चबाने वाले जो ये भीतर के दांत होते हैं वो भी, यानी कि इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड लास्ट वन मोलर। इन चारों प्रकार के दांतों के अपने 4 अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में जिसे कृतंक, भेदक, अग्र, उसको ठीक से लिख लेते हैं, क्षणवक और क्षणवक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन के कणों को चबाकर छोटे कणों में तोड़ने में, बदलने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे मुख में एक तो दांत होता है, दूसरा क्या होता है, हमारे मुख में जो है लार उपस्थित होता है। क्या दोस्तों, लार उपस्थित होता है, स्लाइवा। स्लाइवा का हमारे पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्लाइवा का हमारे पाचन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्लाइवा क्या करता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं स्लाइवा आता कहां से। स्लाइवा आता है लार ग्रंथि से, लार ग्रंथि से स्रावित होता है, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, लार ग्रंथि से स्रावित होता है लार। ये लार क्या करता है, आपके भोजन के कणों को बोलस के रूप में बदलने में मदद करता है। आपके भोजन के कणों को बोलस के रूप में बदलने में मदद करता है। अब ये बोलस क्या होता है, क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के मन में। बोलस ज्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों। बोलस क्या होता है, जब आप भोजन के कणों को खाते हैं, जब आप भोजन के कणों को अपने मुंह से खाते हैं और उसको चबाते हैं, तो कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि भोजन चबाते के दौरान क्या होता है, हमारे मुख में कोई अन्य कंकड़, छोटा कंकड़ अगर आ जाता है तो भोजन को बाहर उगल देते हैं। उगलने के बाद आप सभी ने कभी ध्यान दिया होगा कि वो जो भोजन के कण है अब उस अवस्था में नहीं रहते हैं जिस अवस्था में आपने उसका अंतग्रहण किया था। ठीक है, तो वो कुछ चिपचिपा पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो चुके होते हैं। इसी प्रारूप को बोलस कहा गया है। तो इस बोलस के रूप में बदलने का काम करता है आपका लार। कौन करता है दोस्तों, लार। लार स्रावित कहां से होता है, लार ग्रंथि से। लार स्रावित कहां से होता है, लार ग्रंथि से। इसके अलावा इस जो लार है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी मदद करता है। आपके भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है उसका पाचन हमारे लार ग्रंथियां मुख से ही प्रारंभ कर देती है। इसके बाद क्या होता है, भोजन हमारे हम इस चित्र में देख लेते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। जैसे कि मुख से चबा लेने के बाद ये जो भोजन कहाँ आता है, अब हमारे ग्रास नली में। कहाँ आता है, ग्रास नली में। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है छोटा सा, इसको हम साइड में करते हैं फिलहाल, पहले हम जो ट्विस्ट है उसको समझ लेते हैं। जब आप मुख से खाना खाते हैं, मुख से जब भोजन का अंतग्रहण करते हैं तो वो आपकी ग्रास नली में जाता है। लेकिन यदि आप अपने मुख से श्वसन करते हैं तो वो श्वास नली में जाता है। आइए ना टेस्ट, ऐसे कैसे हो रहा है कि अगर उसी चीज से, उसी जगह से आप अगर भोजन का अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, भोजन को खा रहे हैं तो किसी और नलिका में जा रहा है, अगर श्वसन कर रहे हो तो किसी और नलिका में जा रहा है। समझ लेते हैं। यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है जिसे आप ढक्कन भी कह सकते हैं, नाम होता है इसका एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का रोल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने श्वसन किया और इसको मान लेते हैं हम ग्रास नली,
इसको मान लेते हैं श्वास नली। जब आपने भोजन का ग्रहण किया है तो भोजन कहाँ जाना चाहिए? ग्रास नली में। तो एपिग्लोटिस क्या करेगा कि जब आप भोजन का अंत ग्रहण करेंगे उस समय क्या करेगा, ये आपकी जो श्वास नली है इसको बंद कर देगा, आपकी श्वास नली को ब्लॉक कर देगा और जो आपका भोजन है सीधा ग्रास नली से कहाँ पूछेगा? आपके अमाशय में। जैसे कि आप यहाँ अपने इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ से सीधा आता है भोजन हमारे अमाशय में। लेकिन यदि आप श्वसन कर रहे हैं उस समय क्या करता है ग्रास नली, सॉरी ये एपिग्लोटिस जो है, ये एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब आप श्वसन करेंगे तो उस समय भोजन की जो नली है उसको बंद कर देगा और जो आपका श्वास है आपके श्वास नली से होते हुए आपके फेफड़े तक पहुंच जाता है। ये जो एपिग्लोटिस है ये कंट्रोल होता है आपके ब्रेन के द्वारा, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, आप इसको अपने अनुसार कार्य नहीं करा सकते हैं, ये आपके ब्रेन के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कभी भी आप भोजन का जो अंत ग्रहण है और श्वसन दोनों क्रिया एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो चलिए एक बार करके देखिए, ठीक है। इसका जो कंट्रोल है किसके द्वारा होता है? ब्रेन के द्वारा। अब देखिए दोस्तों यहां पे भी एक ट्विस्ट है, एपिग्लोटिस कंट्रोल होता है ब्रेन के द्वारा, ठीक है। अब कभी क्या होता है, कई बार कि आप खाना खा रहे हैं और खाते समय आप क्या होता है किसी बात को सोच रहे हैं, पुरानी बात को या कुछ फ्यूचर की बात को या कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं या किसी के बारे में सोच रहे हैं, मामा चाचा चाची XYZ जो भी है, उस वक्त क्या होता है आपको हिचकी आने लगती है और जब आपको हिचकी आती है तो आप कहते हैं कि फलाना हमको याद कर रहा है। बाबू ऐसा नहीं होता है, फलाना आपको याद नहीं कर रहा है, आप खाते समय फलाना को याद कर रहे थे तो आपका जो भोजन है जो जाना चाहिए ग्रास नली में वो ब्रेन को, तो ब्रेन आपकी सोच में बिजी था, ब्रेन को पता ही नहीं चला किसको बंद करना है, उसने क्या किया आपकी आहार नली यानी कि जो आपकी ग्रास नली वाली जो नलिका है इसी को बंद कर दिया। अब जो आपका भोजन है वो कहां पहुंच गया, अब जो आपका जो भोजन है वो पहुंच जाता है आपकी श्वास नली में। अब बताइए क्या हमारी श्वास नली आई मीन के फेफड़े में कोई पाचन का कोई यंत्र है, कोई अंग है? कुछ भी नहीं है। तो वहां से क्या करता है जो फेफड़ा होता है वो पूरा बल लगाकर क्या करता है भोजन को वापस ढकेलता है और उसी क्रम में आपको हिचकी आती है। देन क्या होता है आप पानी पीते हैं, है ना, फिर उस समय क्या होता है हिचकी थोड़ा रुक रुक के आने लगती है और जैसे ही सारा भोजन जो आपके श्वास नली में था श्वास नली से बाहर आ जाता है आपके दोबारा ग्रास नली में जब प्रवेश कर जाता है तब आपको हिचकी आना बंद हो जाती है, ठीक है। तो अब ग्रास नली में भोजन प्रवेश करने के बाद आगे किस प्रकार से भोजन जो है नीचे प्रवेश करती है इसको हम अभी समझ लेते हैं। जब भोजन ग्रास नली आई मीन सॉरी एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस के बाद भोजन प्रवेश करता है हमारे ग्रास नली में। ग्रास नली आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रास नली क्या होती है, एक नलिका होती है जो क्या करती है हमारे मुख को अमाशय से जोड़ती है, या आप ये भी